हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और हम आज करने जा रहे हैं अग्निवीर वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और आपको अगर इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो आप paperhacker.in पर जाके डाउनलोड उसको कर सकते हैं। और हम यहाँ तक 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज इसमें कराई जाएगी और 30 प्रैक्टिस सेट भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो paperhacker.in पर जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पेपर सेकंड शुरू करने वाले हैं। पेपर सेकंड जो होता है आपका वो रहता है 30 प्रश्न का। पेपर सेकंड जो होता है वो आपका कितने प्रश्न का रहता है? 30 प्रश्न का रहता है। ठीक है, जिसे रागा बोलते हैं, रागा जिसे बोलते हैं वो कितने प्रश्न का रहता है? 30, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीएस तीनों आपकी मिक्स होती हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है हमारा वो सेकंड पेपर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? सेकंड पेपर का पहला प्रश्न है, प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित है? प्रयाग के जो शिलालेख हैं वो किसकी प्रशस्ति में अंकित है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या है? अंकित है प्रयाग के शिलालेख। अब वो पूछे आपसे गुप्त, ये कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के। ठीक है, ये कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के। और गुप्त वंश को ही क्या कहते हैं? गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण युग। भारत का स्वर्ण युग। गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अगर पूछे कि इसकी शुरुआत यानी कि इसके प्रथम जो है शासक था वो कौन था, इसकी स्थापना किसने की, तो वो हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो प्रथम थे। और अंतिम अगर पूछता है, अंतिम शासक अगर पूछता है तो अंतिम आपको बताने हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, अंतिम कौन थे? विष्णुगुप्त। इसी के एक शासक ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। तो आपको बताना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त ने। किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। अब एक चीज यहां से आप ध्यान रखेंगे कि नालंदा जो होता है, नालंदा का मीन है, नालंद का जो मीन होता है वो होता है कमल। और नालंद से कमल बनता है। ठीक है, नालंद से क्या बनता है? कमल। नालंद का मीन क्या है? कमल। का से कमल आप याद रखेंगे तो का से कुमारगुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम यहां से चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नक्षत्रशाला के अगला प्रश्न हमारा है नक्षत्रशाला से। अगला प्रश्न है हमारा नक्षत्रशाला से। इसमें क्या लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या था? आपको दोनों बातें बतानी है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है, इसका पहला नाम क्या था? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, इसका जो पहला नाम था वो था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। मायावती जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कर दिया था। ये कहाँ पर है? आपकी रामपुर में ये स्थित है। एक और महत्वपूर्ण आपकी नक्षत्रशाला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। वो कहाँ पर पड़ती है? आपकी इंदिरा गांधी पड़ती है आपकी लखनऊ में। इंदिरा नक्षत्रशाला। ठीक है, इंदिरा नक्षत्रशाला कहाँ पर हो गई? लखनऊ में। ऐसे ही इलाहाबाद में एक नक्षत्रशाला है, जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला आपसे पूछे तो इलाहाबाद बताना है, और लखनऊ में अगर पूछे तो इंदिरा, और रामपुर में हो जाएगी आपकी भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में है, ये जो है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत पाकिस्तान,
सेकंड हो गया भारत बांग्लादेश, थर्ड हो गया श्रीलंका और भारत, और फोर्थ हो गया भारत और म्यांमार। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है, पाक जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन इस संसद की स्थायी समिति नहीं है। आपको 4 समितियां दी गई होंगी, उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी समिति जो है संसद की स्थायी समिति नहीं है। क्या बताना है आपको, नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके। पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है आकलन समिति, तीसरा है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, या सार्वजनिक उपक्रम की समिति। तो लोक लेखा, आकलन और सार्वजनिक उपक्रम, ये तीनों समितियां क्या होती हैं, स्थायी समितियां आपकी होती हैं। लेकिन जो अनुसूचित जातियों की समिति होती है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति होती है, ये स्थायी संसद की स्थायी समिति नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो बम था वो किसने विकसित किया था। क्या एडवर्ड टेलर ने किया था, वर्नर ब्राउन ने किया था, जे रॉबर्ट ओपन ने किया था, या सैमुअल कोहेन ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। यानी कि एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। यानी कि मानव के शरीर में इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो संग्रहित नहीं रहती है, निकलती रहती है, ठीक है। तो उसको आपको बताना है। तो वो क्या है कि ग्लाइकोजन है, या एमिनो एसिड्स होते हैं, या टोकोफेरॉल होता है, या बसा होता है, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है। ये भी बताना है ये टोकोफेरॉल किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपके शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ठीक है। इन्हीं से बसा का निर्माण होता है। और जो टोकोफेरॉल होता है ये होता है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। किसका, विटामिन ई का क्या वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, ठीक है। और विटामिन ए का अगर पूछे तो क्या बताना है आपको, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका हो गया, विटामिन ए का, रेटिनॉल। रेटिनॉल हो गया आपका विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम। और डी का क्या हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी जो है वो खोजी गई है। आपको बताना है किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी मकड़ी खोजी गई है। तो वो खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो भी आप याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। क्या चीज है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक प्राकृतिक संरचना होती है, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। यहां से इसको सही कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से है। इसमें कह रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की गई थी। पहली पीढ़ी जो थी उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो पहला कंप्यूटर था वो बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के द्वारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर डिवाइस जो है बनाए गए थे। अब सेकंड जो पीढ़ी थी उसमें किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का। सेकंड पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। और थर्ड में आपका था इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कौन से उसमें पीढ़ी में किया गया था, थर्ड में। और फोर्थ अभी जो चल रहे हैं फोर्थ जनरेशन या फोर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन का आपका यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिन्हें कहते हैं, उनका यूज किस में किया जाता है, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मैथ का सेक्शन। ठीक है, मैथ का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मैथ का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है ये कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का जोड़ 45 है, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55 है। ठीक है, और तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना का जोड़ 90 है। तब आपको तीसरी संख्या बतानी है। यहाँ पे आप मान लीजिए तीन संख्याएं थी आपके पास, ए, बी और सी। उसने पहली दो संख्याओं का जोड़ बताया है यहाँ पे, ए प्लस बी, यही तो होगी पहली दो संख्याएं। उसका जोड़ कितना है आपका? 45। और अगर वो कह रहा है दूसरी तीसरी संख्या का जोड़ यानी कि बी प्लस सी, बी प्लस सी आपका हो जाएगा 55। 55 हो जाएगा, तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना। यानी कि तीसरी संख्या क्या थी? सी, और पहली संख्या क्या थी? ए। इनका कितना करना था आपको? 3 गुना, बराबर कितना है आपका? 90। यहाँ से 3 इक्वेशन आपको मिल गई। आपको इन तीनों इक्वेशन में से सिर्फ तीनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करके आपको तीसरी संख्या यानी कि सी बराबर आपको बताना है। सी बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 3 से इसे काट लेता हूँ तो ये 3 बार जाएगा, 30 बार जाएगा। ठीक है, और c प्लस ए बराबर 30 निकल के आ जाएगा। अगर मैं इन क्या करूँ, इन इसको जोड़ लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही तो हो जाएगा। a 2a, b 2b 2c। 2 a है इसमें, 2 b है और 2 c है। बराबर आपका कितने का आ जाएगा? 45, 55, 100 और 30, 130 के हो जाएगा। 130 के बराबर हो गया आपका। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या कितना बचा? a प्लस बी प्लस सी के बराबर कितना हो गया? 130। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 65। यानी कि a प्लस बी प्लस सी के बराबर आपका निकल के आ गया 65। अब आपको पता है यहाँ से a प्लस बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 45। हमें निकालना है c का मान। अगर मैं इसमें a प्लस बी का मान रख दूं तो c का मान मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि c बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, इधर 65 है, माइनस में इधर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 65 माइनस a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 45। अब ये कितना बचा? 20। ये कितना बचा? 20। 20 क्या हो गया आपका? राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको उतारना चाहे तो उतार ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है वो प्रति माह 3500 रुपये खर्च करता है और अपनी इनकम का 12.5% बचाता है, तो उसकी मासिक आय जो है वो कितनी है? 12.5% को अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा में 1/100। परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? 1/100। अब 25 चौका 100 हो गया, यहाँ से निकल के आ गया 1/8। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कह रहा है कि 3500 रुपये खर्च करता है और अपनी आय का 12.5% बचाता है। 8 का 12.5% हो गया ए। ठीक है, 1 8 का 12.5% क्या हो गया? 1। तो 1 वो बचा रहा है, 1 रुपया उसने बचा लिया, तो खर्च कितने कर दिए? 7 रुपये। हमने टोटल वैल्यू किसे मान लिया? 8 को। टोटल वैल्यू 8 को मान लिया। 8 का 12.5% कितना हुआ? 1। तो वो कह रहे हैं कि 12.5% वो बचाता है, हमने 1 रुपया बचा लिया, खर्च कितने हो गए उसके? 7। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि प्रति माह वो 3500 रुपये खर्च करता है। तो जो 7 रुपये है वो किसके बराबर है? 3500 के बराबर हो गए ना, 3500 के बराबर हो गए। यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। 500। उसकी टोटल इनकम हमने कितनी मानी थी? 8। खर्च कितना कर रहा है वो? 7। बचा कितना रहा है? 1। अब वो पूछ क्या रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? तो वो मासिक कमा कितना है? 8 रुपये ही तो कमा रहा है। और हमारे इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500। 500 से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा?
8 पंजे 40 यानी कि 4000। 4000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से भी इसको करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये आपने कमाए। ठीक है, 100% या 100 रुपये आपने कमाए, उसमें से आपने बचा कितने लिए, 12.5%। 12.5% आपने बचा लिया। 100% आपकी इनकम थी, 100% में 12.5% बचा लिया, तो आपके पास बचे कितने, 87 सही 1/2%। यही तो बचे, 87 सही 1/2% बचा। लेकिन वो कह रहा है कि बचाया है 3500 रुपये, सॉरी उसने बचाए हैं 12.5% और खर्च हो गए उसके 87 सही 1/2%। ये खर्च है, ये बचत है। ठीक है, ये हो गई आपकी बचत, ये हो गई आपकी आय, ये हो गया आपका खर्च। तो जो 87.5% होगा वो किसके बराबर होगा, 87.5% यहाँ से बराबर हो जाएगा आपका 3500 के। ठीक है, 3500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, 1% की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 3500 बटे 175 गुणा 200। ठीक है, यही तो हो जाएगा। परसेंटेज आएंगे 1/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 लिखेंगे। एक मिनट, 175 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 40। 1% की वैल्यू हमें मिल गई 40 और हमें पता करनी है 100% की। तो 100 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1% की वैल्यू 40 तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000। 4000 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी अप्लाई करके इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। आपको एक चीज पता होगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और अगर मैं निकालूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने, 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब यहां से हमने क्या किया, 180 को सही में लिख लिया। 1 किलोमीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर मैंने यहां से लिख लिया। और 1 आवर की जगह मैं लिख सकता हूं 60 × 60, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 × 18 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आ गया और 2 पंजे 10, यानी कि ये हो गया आपका 5 और 0 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया ये आपका। एक चीज और होती है कि अगर 180 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है और अगर आप इसमें क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधे किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 ढाई 180। ठीक है, और ये हो गया आपका 50 मीटर प्रति सेकंड। अब ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ कि हमने किलोमीटर यानी कि 1000 बटे 60 × 60 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 5/18। इससे डायरेक्ट अगर आप गुणा कर देंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका अपोजिट से आप गुणा कर देंगे तो वो आपका जो है किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% है। इस प्रश्न को आपको समझना है ध्यान से कि एक
व्यक्ति क्या है 6 वर्ष के लिए देता है किसी राशि को, तो उस पर क्या मिल रहा है, उसे साधारण ब्याज मिल रहा है मूल राशि का जो 30% है। यानी कि उसने अगर 100 रुपये दिए तो उसे 30 रुपये किसके मिले, ब्याज के, यानी कि 30% उसे क्या मिला, ब्याज। तो ये कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि अगर उसने 100 रुपये दिए तो उसका ब्याज कितने दिनों बाद 200, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि 6 वर्ष के लिए उसने साधारण ब्याज दिया था और रेट परसेंट कितनी हो गई थी, 30%। उसका ब्याज कितना हो गया था, 30%। तो अगर मैं पूछूं 6 वर्ष में 30% हुआ, 6 वर्ष में 30% हुआ, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना होगा, 30/6, यानी कि 5%। 1 वर्ष में उसे 5% ही तो बढ़ रहा है। साधारण ब्याज में समान रूप से बढ़ता है ब्याज। ठीक है, जितना 1 वर्ष में बढ़ा उतना ही फिर 2 वर्ष में, फिर 3 वर्ष में। ठीक है, 5% पर ईयर बढ़ रहा है उसका, इसी हिसाब से 6 वर्ष में 30% हो रहा है। अब वो कह रहा है कि 100% कितने वर्ष में हो जाएगा, है ना, 100 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे। तो आप सीधे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं कि अगर 5% 1 वर्ष में मिल रहा है तो 100% कितने वर्ष में होगा, 20 वर्ष में। ठीक है, लेकिन अगर आप सीधे नहीं करना चाहते हैं तो आप PRT लगा दीजिए। PRT लगा लेते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट को 100 रुपये मान लेते हैं और ब्याज भी हमें कितना मिल जाए, 100 ही रुपये मिल जाए। यही तो वो कह रहा है कि ये कितने वर्ष में मूल राशि के बराबर, मूल राशि कितनी है 100, ब्याज कितना हो जाए 100 रुपये। ठीक है, और रेट परसेंट आपको दी हुई है, R बराबर कितनी हो गई आपकी 5%। ये चीज हो गई। आपको निकालना क्या है, T, टाइम आपको फाइंड करना है कितना हुआ था। हम लगा देंगे I = PRT/100, यही तो है। तो यहां से I बराबर कितना है आपका 100 रुपये, बराबर P बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये, रेट हो गई आपकी 5 गुणा टाइम आपको पता करना है बटे 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 20, यानी कि यहां से टाइम आपका निकल के आ गया 20 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न है हमारा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि A का X% उतना ही है जितना B का Y%, तो B का Z% आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको कहीं B नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, B नजर नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में कहीं, तो आपको क्या करना है, B को एलिमिनेट करना है, B को खत्म कर देना है अपने आंसर में। ठीक है, और यहाँ इसको करने से पहले इस टाइप के प्रश्न को क्या करते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि A का X%, क्या कह रहा है, A का X% बराबर है आपका B के Y% के। ठीक है, यही तो कह रहा है, B के Y के % के बराबर है। और पूछा क्या है ये भी हम लिख लेते हैं, B का Z% उसने पूछा है, B का Z% उसने पूछा है, यही तो उसने पूछा है। अब उसमें आंसर में आपके Z तो दिया हुआ है लेकिन B नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, B की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AX बराबर BY मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B = AX/Y। इस B की वैल्यू मैंने क्या किया, उठा के इधर रख दी। B बराबर क्या हो गया, AX/Y इंटू Z/100। ठीक है, या इसे Z% ही रखते हैं क्योंकि उधर परसेंट में ही आंसर है, Z%। अब इधर आंसर कैसे दिया हुआ है, A का। ठीक है, तो हम A को अलग कर लेते हैं। A को क्या कर लिया, A, और इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो A मल्टीप्लाई लिख लिया। अब यहाँ पे X Z% लिख सकता हूँ मैं, बटे में Y। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
ए का जेड एक्स अपॉन बाई %, ठीक है, ए का जेड एक्स अपॉन बाई %। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। मान लीजिए आप 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी, ये बीच वाली क्या होगी, एवरेज। ये कितनी दी हुई है, 20, ठीक है। एक तरीका तो इसे करने का क्या है, ये मैं इसे x मान लूं, तो ये क्या हो जाएगी, x+1, x+2 और ये हो जाएगी x+3, क्योंकि ये क्रमागत है। और इधर क्या हो जाएगा, x-1, x-2 और ये हो जाएगी x-3, ठीक है। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+3। आपको x की वैल्यू पता है कितनी है, 20, तो x+3 बराबर कितना हो जाएगा, 20+3, यानी कि 23 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में 526 का मतलब स्काई इज ब्लू है, 24 का मतलब है ब्लू कलर और 436 का मतलब है कलर इज फन। उस भाषा में फन की वैल्यू आपको बताना। फन के लिए क्या यूज किया गया है, हमें निकालना क्या है, FUN की वैल्यू फन की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के पहले आप क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये करना है कि हमको दो चीज़ों की तुलना करनी है, दो इक्वेशन की तुलना करनी है और उन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। इसमें ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, ठीक है। तो मैं इसे गोले में बंद कर देता हूँ, ब्लू को, इधर भी ब्लू को। जब इधर दो चीज़ें कॉमन है, इसको 24 से दिखाया गया है, इसको 526 से, इसको अलग लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्काई इज ब्लू, इसको डिनोट किया गया है यहाँ पे 526 से, 5 2 6 से। ऐसे ही ब्लू कलर को आपका डिनोट किया गया है 24 से, इसी से तो डिनोट किया है। 24 का मतलब ब्लू कलर है और 436 का मतलब क्या है, कलर इज फन। यहाँ से COLOUR इज फन का मतलब क्या है, 4 3 6। अब हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों की हम तुलना करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, ब्लू, इसमें भी कॉमन है ब्लू। ऐसे ही इसमें इन दोनों की तुलना करेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि ब्लू का क्या हो गया, ब्लू बराबर आ गया आपका 2 क्या हो गया, ब्लू का। ऐसे ही अब कलर बचा यहाँ पे, तो कलर के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कलर के लिए ऑटोमेटिकली आपका हो गया 4 हो गया कलर के लिए। यहाँ पे आपको कलर पता चल गया। अब आपको सिर्फ इज की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी निकालनी है, इज की। अब आप देखिए कि कलर का हो जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों की हम तुलना करते हैं, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, इज कॉमन है, कलर फन स्काई ब्लू, इन दोनों में इज कॉमन है। क्या कॉमन है, इज कॉमन है। तो इन दोनों में एक नंबर कॉमन होगा, 4 इधर भी नहीं है, 3 इधर नहीं है, तो 6 इधर है, यानी कि इज की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6। इज की वैल्यू हमें पता चल गई कि 6 है, ठीक है। इसकी जब वैल्यू हमने निकाल ली, अब कलर की भी हमें पता है, तो हमें फन की पता चल जाएगी। कलर की कितनी है, 4 किसकी हो गई, कलर की। बची कितनी, 3 किसकी होगी, फन की। आपसे पूछी किसकी है, फन की, ठीक है। फन का आपसे पूछा है तो फन के लिए कौन सा अंक हो जाएगा, फन के लिए आपका हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि PALA को कूट किया गया है, 2 1 3 4 लिखते हैं और इसे अर्थ को ये लिखा है, ठीक है। तो पर्ल को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। यहाँ पर इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो इनकी नंबरिंग जो दी हुई है, इनकी जो नंबरिंग दी हुई है ये है, यानी कि PALA की जगह आपने क्या लिखा है, 2 1 3 और 4, यही तो लिखा है, 2 1 3 और 4 यहाँ पे लिखा है। 2 P के लिए, 1 A के लिए, 3 के लिए L और 4 के लिए E।
ऐसे ही अर्थ लिखा है, ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं। 2 1 3 4 किसके लिए लिखा है? PALA, PALE। ऐसे ही इन्होंने लिखा है 4 1 5 9 0, ये लिखा है अर्थ के लिए, EARTH, अर्थ के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके कनेक्ट कर लेंगे, ये बन है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है PARL के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PEARL, पर्ल। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो P के लिए किससे डिनोट किया गया है? 2 से, ठीक है, P के लिए 2 से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है आपका E के लिए 4 से। यहीं तक आपका आंसर वैसे पता चल जाएगा आपको। 24 से कौन सा स्टार्ट है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। और आगे आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा ए का। आर के लिए आपको यूज़ किया गया है यहाँ पे 5, ठीक है, आर के लिए 5, और एल के लिए क्या यूज़ किया गया है? एल के लिए 3, ठीक है। आपका क्या आ गया? 24 153, जो क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ABCDEF एक वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब ABCDEF जो है वो बैठे कैसे हैं? एक वृत्त है, उसके केंद्र इधर होता है, इसकी तरह मुंह करके बैठे हुए हैं, ये कहना चाह रहा है वो। ये हो गए आपके 6 लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये बैठे हुए हैं। अब वो कह रहा है, ये वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, BP वाली ये काट देते हैं यहाँ तक। वो कह रहा है कि ABC का पड़ोसी है, यानी कि A B और C जो है वो एक पास बैठे हुए हैं। और वो कह रहा है D और F का पड़ोसी है, यानी कि D E और F जो है वो एक पास बैठे हुए हैं। यही तो वो कहना चाह रहा है, अगर वो पड़ोसी हैं तीनों तो वो एक साथ बैठे हुए हैं। D ये B के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है। एक चीज हमें पता चल गई कि D जो है वो एकदम दाहिनी ओर बैठा है, किसके? B के। तो अगर मैं यहाँ पे B बैठा दूं, B का दाएं ओर किधर होगा? E, इधर। तो इधर कौन बैठेगा? D, ठीक है। अब आपको पता है B यहाँ मैंने बैठा दिया, तो यहाँ या तो A आएगा या C आएगा, क्योंकि A B C तीनों आपस में पड़ोसी हैं। इधर D बैठा है तो इधर तो कोई बैठ नहीं सकता, ठीक है, इधर तो कोई बैठ नहीं सकता, तो A और C या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई। अब वो कह रहा है C F के दाहिनी ओर है। F के दाहिनी ओर कौन है? C, ठीक है। अगर मैं C को यहाँ F को यहाँ बैठा लूँ तो C को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसलिए मुझे F को कहाँ बैठाना चाहिए? कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे। F के दाहिनी ओर कौन हो जाएगा? C। तो यहाँ से A को हम हटा देंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा? C कौन हो जाएगा? F के दाहिनी ओर यहाँ से आ गया, ठीक है। अब A B C जब पड़ोसी हैं, B यहाँ बैठा है, C यहाँ बैठा है, तो A ऑटोमेटिकली क्या बैठ जाएगा? यहाँ पे A बैठ गया, यहाँ पे C A B आपने बैठा लिए। आपको पता है D E F B पड़ोसी हैं, तो F यहाँ बैठा है, D यहाँ बैठा है, तो E कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर। अब वो पूछ रहा है कि D के व्यासीय विपरीत कौन बैठा है, यानी कि D के अपोजिट साइड में कौन बैठा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा D के विपरीत में कौन बैठा है? C, ठीक है। D के विपरीत में कौन बैठा है? C। तो C ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? C, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर। C हमारा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्ट। ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कंफर्टेबल शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये आप करिए, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या करना है, इनमें जो अंक दिए हुए हैं उन्हीं से आपको इनमें से 3 4 बनाने हैं, एक नहीं बनेगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर FORC इसको मैं बना सकता हूँ, O दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, C भी है इसमें, और E भी है, ठीक है, फोर्स भी है। ऐसे ही मार्बल देख लीजिए, मार्बल है क्या? मार्बल बन रहा है क्या? MARRVLE, ठीक है, मार्बल भी बन रहा है। अब इनफॉर्म देख लेते हैं,
आई बन रहा है, आई इस पूरे में नहीं है, ठीक है, एन भी नहीं है ना, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो दिए गए व्यंजक का आपको मान बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए हुए होते हैं तो इनको आप ऐसे लिख लीजिए, पहले 8, 4, 3, 5 और 9, यही तो है। अब आपको पता है पहला क्या है, प्लस, प्लस की जगह क्या लिखना है आपको, भाग, ठीक है। ऐसे भाग की जगह आपको क्या लिखना है, भाग का अर्थ माइनस है, और यहाँ पे क्या है, 3 और 5 के बीच में गुणा का है, तो गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस हो गया। 5 और 9 के बीच में माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया आपका, गुणा। ठीक है, ये चीज़ हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बॉड मास, यानी कि पहले जो है भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले किसे हमें सॉल्व करना है, भाग को, तो इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये इसको मैं 8/4 लिखूंगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 आ गया, माइनस में कितना है 3, और 5 चौक 5 नेम 45, माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा आपका 45। आपको पता है माइनस के 3 है, प्लस के 2 हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 यहाँ से बचेगा, और प्लस के 45 आपके पहले से हैं, तो ये कितना हो गया, प्लस के 44, प्लस के 44, यानी कि ए ऑप्शन आपका इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ से प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों में रिलेशन बिठाना होता है। इन दोनों में आपका जो रिलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना होता है, इससे रिलेट करके आपको निकालना होता है। हमने क्या किया, हमने पता करा कि इससे इसको कैसे लाया जा सकता है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमने इसको इधर लिख लिया बाई ए और सी, ऐसे ही सी, ई और जी। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, सीधे नंबरिंग कर देंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो बाई कौन से स्थान पे आता है, 25 में पे, ए पहले पर और सी 3 पर, ऐसे ही सी 3 पर इधर, 5 पर इधर, और जी कितने पे, 7 पर। अब आप एक चीज देखिए, इधर से 3 और 4 7 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, यहाँ भी 4 जुड़ रहा है, 25 और 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 के बाद 26वां अक्षर जेड आएगा, जेड के बाद ए बी और सी। ठीक है, ऐसे करके कितने आ जाएंगे, 3 5 7 आ जाएंगे, यानी कि आपको पता चल गया ये कैसे आ रहा है, 4 4 प्लस करके आ रहा है इसमें। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 4 4 प्लस करना है, तो एन कितना होता है 14, ये ओ 15 और क्यू 17, क्यू कितना होता है 17, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। 18वें नंबर पे कौन सा आता है आपका, 18वें नंबर पे आता है आपका आर, यानी कि एस वाले दोनों कट जाएंगे। 18वें नंबर पे हो गया आपका आर। अब 15 और 4 कितना होता है 19, 19 नंबर पे कौन सा आता है एस, अब आपका आर एस हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 नंबर पे आपका आता है यू। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक महिला है, वो क्या कर रही है, सौर्य की ओर इंगित कर रही है, सॉरी एक महिला की ओर सौर्य इंगित कर रहा है। सौर्य कह रहा है कि वो महिला जो है उसके माँ के पति, यानी कि उस महिला के पिताजी, उस महिला के माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको, वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है। तो सौर्य ने महिला की ओर इंगित करते हुए कहा कि उसकी माँ के पति, ये सौर्य खड़ा है मान लो, अब कोई महिला है फीमेल, उसके माँ के पति, इसकी इस महिला के माँ के पति कौन हुए, इसके पिताजी, और फिर आगे क्या कह रहा है, पति की बहन, यानी कि इनके पति की बहन। अच्छा, इसके पापा की बहन इसकी कौन हुई, बुआ ही तो हुई, इसकी कौन हुई, बुआ हुई। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, बहन मेरी बुआ है, इसकी भी ये बुआ है। सौर्य कह रहा है कि मेरी बुआ है, तो इसकी भी एक ये बुआ है। एक बार इसे दोबारा से पढ़ लेना आप, फिर आपको बिल्कुल सही में सही से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये अगर महिला की भी बुआ है और ये सौर की भी बुआ है, तो ये दोनों आपस में कौन हुए, भाई बहन ही तो हुए। इसके भी पिता की बहन है ये और इसके भी पिता की बहन है ये, इस प्रकार से दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। ठीक है, तो इन दो ये किस रूप से संबंधित हो जाएगा, भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें दिया हुआ है ऐसे 21, 30, 23, 27, 25, 36, 33 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको आप करने की कोशिश करें। आपने करने की कोशिश की होगी, ठीक है। यहाँ पे हम अब इसे करके देखते हैं कैसे होगा। आपने देखा कि यहाँ पे 21 से कितना हो रहा है, हमने देखा 21 से 30 हो रहा है, यानी कि बढ़ा फिर घटा। हो सकता है बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, फिर बढ़ेगा यानी कि बढ़ रहा है, सही है। फिर घटना चाहिए, फिर घट रहा है, यानी कि यहाँ से बढ़ा फिर घटा, है ना, फिर बढ़ा फिर घटा, अब फिर बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ना चाहिए, तो फिर से ये बढ़ा है, यानी कि 21 से कितना हुआ 30, 30 से 23, 23 से 27, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 7, इस यहाँ पे कितना बढ़ा 9, यहाँ पे कितना घटा आपका 7, फिर से यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा है 4, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा है 2, 9, 7, 2 कम हुआ है, फिर यहाँ पे कितना 3 कम हुआ है, फिर यहाँ पे 2 कम हुआ है, फिर यहाँ पे 3 कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से 36 हो रहा है, 25 से 35, 36, 10 बढ़ा है, यानी कि आपकी यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई मैचिंग नहीं बन रही है। तो हम इसे दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हम एक का गैप दे के देखते हैं। यहाँ से 21 से कितना हो गया 23, 21 से कितना हो रहा है 23, 2 बढ़ा, ठीक है, +2 हुआ। यहाँ से 25 हो गया, फिर से +2 हो गया। ठीक है, अब 25 से कितना होना चाहिए था 27। ठीक है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 27, लेकिन 27 क्या है हमारे चारों ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमें सिर्फ आंसर लाना है। अब इसे हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हम इसको अब अपोजिट लेके चलते हैं। मान लो यहाँ से हमने शुरू किया था 25 - 2 23, 23 - 2 21, 21 - 2 19। इस बार हमारा आंसर कितना आया 19, अपोजिट अगर हमने लिया तो, यानी कि इस बार कितना आया हमारा 19 आया गया। तो हमारा डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 19, 19 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ से 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तरीका वो करना होता है। इनको आप पहले गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ये है, 12 है ये। अब इसको आप तोड़ लीजिए 4 और 3 में, 4 और 3 में, यानी कि आप 4 4 के भी गैप बना सकते हैं या 3 3 के भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले छोटा वाला बना के देखते हैं, यानी कि पहले 3 को अलग कर लेता हूं मैं, फिर 1 2 3 को अलग कर लिया, फिर 3 को अलग कर लिया। इस प्रकार से मुझको इसको करना है। अब आप देख रहे हैं ए बी, इसमें सी नहीं है, इसमें ए नहीं है, यानी कि इन 3 3 के गैप में तीनों अक्षर दिए हुए हैं, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ए फिल कर दूं तो ये ए बी सी पूरा भर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या भरूं सी भर दूं। ठीक है, ये ए से स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, तो ये किससे स्टार्ट होना चाहिए बी सी। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होना चाहिए बी से। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा ए, ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा बी। ठीक है, हमने ए से अपने हिसाब से फिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये इसमें हमने फिल क्या क्या किया, हम उसे अलग लिख लेते हैं। पहले बी, फिर ए फिल किया, फिर बी फिल किया, फिर सी और फिर ए। ठीक है, यही तो फिल किया है, बी ए बी सी ए, बी ए बी सी ए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हमें हल करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। आपके 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं। वो कह रहा है कि 4 रास्ते दिए हुए हैं। कितने रास्ते हैं 4 रास्ते हैं।
आप किधर से आए हैं साहब? दक्षिण की ओर से आप आए, आप आ रहे हैं इधर से। ये उत्तर दिया हुआ है, ये पूरब हो गया आपका, इधर पश्चिम। जब भी आप दिशाओं को लें तो इसी प्रकार से लें, ठीक है। अब आप आए किधर से? दक्षिण की ओर से। दक्षिण किधर है? इधर, इधर से आप आ गए साहब, इधर से आ गए। अब आपको जाना मंदिर, तो मंदिर इधर तो होगा नहीं दक्षिण में, क्योंकि आप इधर से आए, मंदिर जाना चाहते हैं आप। दाईं ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा। अगर आप इधर को जा रहे हैं, अगर मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा दायां ओर इधर होगा, ठीक है। दायां ओर मेरा यानी कि सीधा हाथ मेरा किधर होगा? राइट हैंड इधर हो जाएगा। तो अगर मैं इधर को चला तो मैं किससे दूर जा रहा हूँ? कॉफी हाउस से। यहाँ पास था, और बढ़ूंगा दूर जाऊंगा, और बढ़ूंगा दूर जाऊंगा, और बढ़ूंगा दूर जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब पश्चिम में क्या है? कॉफी हाउस पश्चिम में ही तो है। कॉफी हाउस किधर है? पश्चिम में है। अब कॉफी हाउस तो हमारा निश्चित हो गया कि पश्चिम में है। दाईं ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। सीधा सामने जाने वाला मार्ग आपको मंदिर ले जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सीधा सामने जाने वाला जो मार्ग है वो आपको कहाँ ले जाता है? मंदिर ले जाता है। यानी कि उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे, सॉरी, सीधा सामने जाने वाला मार्ग आपको कॉलेज ले जाता है, केवल कॉलेज की ओर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कॉलेज हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में है। प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए, इधर से आप आए, ठीक है, और मंदिर जाना चाहते हैं। इधर मंदिर नहीं है, इधर कॉफी हाउस है, इधर कॉलेज है, बचा क्या आपका? पूरब, ठीक है। दाईं ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा, यानी कि इधर कॉफी हाउस हो गया। और सीधा सामने जाने वाला, सीधा सामने वाला मार्ग क्या हो गया आपका? कॉलेज की ओर ले जा रहा है। ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में है, तो मंदिर किस दिशा में हो जाएगा आपका? पूरब में। मंदिर किस दिशा में हो जाएगा आपका? पूरब में। तो पूरब क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम यहां से चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ये है आपका श्रृंखला बनाने का। जिस क्रम में चीजें होती हैं उस क्रम में आपको उनको व्यवस्थित करना है शुरू से एंड तक। जैसे मैं अगर किसी चीज को बनाऊं, जैसे मुझे शहद बनाना है, तो सबसे पहले एक पुष्प चाहिए, फिर उससे मधुमक्खी चाहिए, फिर मधुमक्खी बैठेगी उस पर फिर शहद बनाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चाहिए? इसमें ये देखना है हमें बनाना क्या है। इसमें हमें बनाना क्या है? इसमें कपड़ा दिया हुआ है, साड़ी दी हुई है, ठीक है। कपड़ा दिया हुआ है, साड़ी दी हुई है, धागा, पौधा। तो सबसे लास्ट में क्या बनेगा? यहाँ सबसे लास्ट में साड़ी तो बनेगी इन सब चीजों से, ठीक है। तो साड़ी को हम लास्ट में रख देते हैं। 3 नंबर हमारा लास्ट में होगा, 2 ऑप्शन हमारे पहले से ही क्रॉस हो गए। अब सबसे पहले अगर साड़ी बनानी है आपको तो कपास चाहिए, और कपास किससे प्राप्त होगा? पौधे से। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इन दोनों में 2 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पौधा। पौधा 2 नंबर पे है। फिर पौधे से आप क्या निकालेंगे? कपास। 4 नंबर पर कपास हो गया। कपास से आपको क्या मिलेगा? धागा मिलेगा। 1 नंबर पे आपका धागा हो गया, और धागे से आप क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। कपड़ा बनाने के बाद आप उससे ही क्या बनाएंगे? कपड़े से क्या बनाएंगे? साड़ी, ठीक है। तो 24,153 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? आकृति से दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आकृति से दिया हुआ है, नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें आपको क्या है? इस प्रकार की आकृति दी हुई है, इसे हमें पूर्ण करना है। तो हम इसी को यहाँ पर पूर्ण करके देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ बनेगा, यानी कि उत्तर आकृति जो है उसमें ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये इधर से आ रहा है। इस सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इसमें भी आपको उत्तराकृति पूर्ण करनी है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये बिंदु बिंदु जो थे वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और 1 2 3 4 5 तीर थे, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। पहले हम बिंदु देख लेते हैं। किसमें? 5 बिंदु है, क्योंकि 4 के बाद 5 ही तो आएंगे। तो 5 बिंदु हमारे किसमें है? एक तो इसमें है, इसे काट देते हैं, इसमें नहीं है। एक इसमें, इसे भी काट देते हैं, इसमें भी नहीं है।
अब आपको पता है कि 2 के बाद कितने तीर आएंगे, एक ही आना चाहिए क्योंकि घट रहे हैं लगातार तीर, इसमें 3 तीर हैं, ये कट जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के मध्य संबंध निरूपित करता है। हमको पता है माल ढोने वाले क्या है, दोनों हैं, यानी कि दोनों जो है एक सर्किल के अंदर आएंगे माल ढोने वाले के, लेकिन बैलगाड़ी और ट्रक का हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सही जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो गया माल ढोने वाला, ये क्या हो गया माल ढोने वाले। अब माल ढोने वाले के अंदर क्या हो गए, ये बैलगाड़ी और ये ट्रक, ये क्या हो गया बैलगाड़ी और ये ट्रक, ठीक है। ये डायग्राम आपका कौन सा है, डी ऑप्शन, बाकी आपका कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। ये बैल ढोने माल ढोने वाले, फिर ये बिल्कुल माल ढोने वाले भी होने चाहिए, माल ढोने से अलग भी काम करने चाहिए, ठीक है। तो वो माल ढोने का ही काम करते हैं दोनों, तो उस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, 30 प्रश्न हमारे हो गए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और कितना आपका स्कोर रहा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इस प्रैक्टिस सेट की आपको अगर जो है प्रैक्टिस सेट अगर आपको ये वाला चाहिए, ये तीनों 300 प्रैक्टिस सेट तो सामने आ रही है लाइन, इस पर ये paper.com लिखा हुआ आ रहा है, इस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।